रिसिप्ट रिसिप्ट का मतलब होता है प्राप्ति, कुछ प्राप्त होना। हमारे बिजनेस के अंदर कैश की फॉर्म में कुछ आना। हमारे फर्म के अंदर जो रिसिप्ट होती है फिर प्राप्ति होती है, दो प्रकार की प्राप्ति होती है। एक होती है कैपिटल की फॉर्म में, एक होती है हमारी आगम या फिर रिवेन्यू की फॉर्म में। कैपिटल रिसिप्ट्स का मतलब है वो वाली रिसिप्ट, जो कैपिटल रिसिप्ट होती है ना, वो हमारी कभी कभार होने वाली होती है, इसका नेचर नॉन रैकरिंग होता है। और जो रिवेन्यू रिसिप्ट है उसका नेचर रैकरिंग होता है, जो हमारी प्रतिदिन या फिर बार बार होती रहती है। जो हमारी रिवेन्यू रिसिप्ट है वो हमारी जो हमारे अकाउंट्स होते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसकी क्रेडिट साइड में शो की जाती है। और जो हमारी कैपिटल रिसिप्ट है, कैपिटल रिसिप्ट हमारी बैलेंस शीट में होती है। ये तो हमारी लायबिलिटी के बढ़ने से या फिर हमारी जो असेट्स है उसकी वैल्यू के घटने से। हमारे जो रिसिप्ट है उसके टाइप्स को मैंने डिस्क्राइब किया है। फर्स्ट हमारी कैपिटल रिसिप्ट और रिवेन्यू रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट का मतलब होता है पूंजीगत प्राप्ति, ऐसी प्राप्ति जो बार बार नहीं होती, कभी कभार होती है और बड़े ही अमाउंट में होती है। जैसे हमारी कोई से असेट्स ही, फिक्स्ड असेट्स, उसके बिकने से हमारे पास आया हो, या फिर हमारे बिजनेस में किसी ने इन्वेस्टमेंट की हो, या फिर जो पार्टनर्स हैं उन्होंने मनी प्राप्त की हो। किससे मनी प्राप्त की हो? शेयर से या फिर डिबेंचर्स को इशू करके, या फिर कोई बड़ी अमाउंट का लोन हमें प्राप्त हुआ हो, वो हमारी कैपिटल रिसिप्ट्स होती हैं। अभी हमारे रिवेन्यू रिसिप्ट, रिवेन्यू रिसिप्ट्स के अंदर का जो, अगर हम उसके अंदर जो हमें लेन देन आते हैं वो ऐसे लेन देन होते हैं जो बार बार होते रहते हैं। जैसे हमने अपना माल सेल किया हो, गुड्स को सेल किया हो, या फिर हमें कोई कमीशन, फीस, सैलरी रिसीव हुई हो, हमें कोई इंटरेस्ट या फिर डिविडेंड रिसीव हुआ हो हमारी इन्वेस्टमेंट पर, ये रिवेन्यू रिसिप्ट होती है। रिवेन्यू रिसिप्ट के अंदर हमारे दिन प्रतिदिन के जो डे वाइज के हमारी प्राप्ति होती है उनको शामिल किया जाता है। एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर का अर्थ है खर्च। जब हम कोई पेमेंट करके कोई चीज़ प्राप्त करते हैं, वो चीज़ हमारी कोई एसेट्स खरीदना भी हो सकती है, कोई माल खरीदना भी हो सकता है, कोई प्लांट फर्नीचर खरीदना भी हो सकता है। ये हमारे एक्सपेंडिचर के अंदर आते हैं जब हम कुछ पेमेंट करके कोई बेनिफिट प्राप्त करने के लिए कुछ चीज़ों को प्राप्त करते हैं। ये जो हमारे एक्सपेंडिचर हैं ये मेन रूप से तीन प्रकार के होते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। सबसे पहले हमारा है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो एक्सपेंडिचर है वो हमारा नॉन रैकरिंग होता है, जो कभी कभार होता है, बार बार नहीं होता। कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर हम जो खर्च करते हैं, जो पेमेंट करते हैं, वो बहुत ही बड़े अमाउंट की करते हैं और ये बार बार नहीं होता, कभी कभार होता है। इसके अंदर क्या क्या हो सकता है? जैसे हमने कोई फिक्स्ड असेट्स खरीदनी हो, उसके लिए खर्चा किया हो, कोई बिल्डिंग खरीदी हो, कोई फर्नीचर खरीदा हो। इसके अंदर जो हम चीज़ खरीदते हैं या फिर जो खर्च करते हैं वो हमें एक लंबे टाइम पीरियड के लिए बेनिफिट है वो प्रोवाइड करता है। अभी है हमारा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर है, इसकी जो नेचर है वो रैकरिंग प्रकृति की होती है, जो बार बार होते रहते हैं। ये एक्सपेंडिचर या फिर खर्च जो हम बार बार अपने फर्म के अंदर एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर बार बार रिपीट होते रहते हैं। जैसे माल खरीदा हो, किसी की सैलरी पे करी हो, कोई रेंट दिया हो, कोई इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज पे करा हो, ये सारे हमारे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर आते हैं। ये हमारे सारे के सारे जो एक्सपेंडिचर या फिर खर्च हैं इन्हें हम अपने ट्रेडिंग अकाउंट या फिर प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में डेबिट साइड लिखते हैं। इसके बाद हमारा आता है डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर भी हमारे खर्च को शामिल किया जाता है। वैसे तो ये हमारे जो खर्च है रिवेन्यू होते हैं, मतलब बार बार होने वाले जैसे ही होते हैं, रिवेन्यू इनका नेचर होता है, लेकिन इनका जो हमें बेनिफिट मिलता है वो एक बहुत ही लंबे टाइम पीरियड के लिए मिलता है और इनका जो खर्च करते हैं हम इनके ऊपर, वो भी हमारा अमाउंट ज़्यादा बड़ा होता है। इसलिए इन्हें डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर डाला गया है। इनका जो बेनिफिट है वो हमें 3 से 7 साल तक मिलता रहता है और इन पर होने वाला जो खर्च है वो हम एक बार में ही रिटर्न ऑफ नहीं करते, बल्कि उस खर्च को हम कई सालों में डिवाइड करके उस खर्च के छोटे छोटे पोर्शंस को हम अपने प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में डेबिट साइड लिख के रिटर्न ऑफ करते रहते। एक्सपेंस का मतलब होता है खर्चा। किस प्रकार का खर्चा? जो भी खर्चा आया, फिर जो भी पेमेंट आपने कोई गुड्स खरीदने के लिए फिर कोई सर्विस प्राप्त करने के लिए किया, वो खर्चा सकता है। एक बिजनेस के अंदर बहुत सारे एक्सपेंस होते हैं, जैसे रेंट पे किया हो, कोई बिजली का चार्ज दिया हो, कोई गुड्स सोल्ड करने की कॉस्ट हो, कोई कमीशन दी हो, सैलरी दी हो, किसी एडवर्टाइजमेंट का कोई खर्चा हुआ है, या फिर और एक्सपेंस के अंदर हमारे डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं जब हमारे फिक्स्ड असेट्स पर, वो भी हमारा एक्सपेंस के अंदर ही आता है। या फिर हमारी कोई असेट्स उसकी वैल्यू का घटना, ये भी हमारा एक्सपेंस के अंदर ही आता है। अभी है हमारा इनकम। इनकम है और रिवेन्यू है, दोनों में बहुत ही अंतर होता है। इनकम का मतलब होता है आय, रिवेन्यू का मतलब होता है आगम।
जो हमारा अमाउंट हमने कोई भी प्रोडक्ट सेल किया है उससे जो अमाउंट रिसीव हुआ है वो हमारा रिवेन्यू होता है। और जो उस प्रोडक्ट को बनाने में लागत आई थी, कॉस्ट आई थी, वो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं। और जो एक्सपेंसेस और रिवेन्यू के बीच का डिफरेंस होता है, जो उसका बीच का सरप्लस होता है, वो हमारा इनकम होता है। मान लो कोई प्रोडक्ट है 4 लाख का, 5 लाख की उसकी हमने बेच दिया, 4 लाख का है वो कॉस्ट है और 5 लाख के हमने सेल किया वो रिवेन्यू। इनके बीच का जो डिफरेंस है 1 लाख रुपए, वो हमारी इनकम होती है। प्रॉफिट, प्रॉफिट का मतलब होता है लाभ। ठीक है, हमारा जो टोटल रिवेन्यू है उसके ऊपर का अमाउंट, टोटल रिवेन्यू का टोटल एक्सपेंसेस से जितनी ज़्यादा है वो हमारा प्रॉफिट होता है। मतलब अगर हमारी आगम और जो खर्च है उसके बीच का अंतर, अगर आगम ज़्यादा है और जो खर्च है वो कम है, तो वो हमारा प्रॉफिट होता है। गेन, गेन का मतलब है प्राप्ति, जो हमें मनी के रूप में प्राप्त होता है, मॉनेटरी फॉर्म में जो हमें कुछ भी चीज़ प्राप्त होती है वो हमारा गेनिंग होता है। और जो ये गेनिंग है ये कभी कभी होता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से नहीं प्राप्त होता, ये हमें कभी कभार होता है गेनिंग हमारा। जैसे कोई हमने कोई बड़ी अमाउंट की कुछ रिसीव हुआ, जैसे हमारी जो बिल्डिंग है कोई 10 लाख की थी, हमने उसको 12 लाख में बेचा तो 2 लाख रुपए हुए जो हमारे, वो गेनिंग के अंदर आते हैं। गेनिंग और इनकम दोनों में फ़र्क होता है, क्योंकि जो गेनिंग है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से रिलेटेड नहीं होती और जो इनकम है वो हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से रिलेटेड होती है। अभी है हमारा लॉस। जो लॉस है उसका मतलब है कुछ घाटा होना, या फिर जो हमारी आगम है वो कम है और जो खर्चा है वो ज़्यादा है। जैसे कोई प्रोडक्ट है वो सिर्फ हमारा, उस पर हमारी जो लागत आई थी वो हमारी 20,000 रुपये आई थी, लेकिन जब हमने उसको बेचा वो सिर्फ 18,000 का दिया, तो 2,000 रुपये का हमारा लॉस हुआ। Purchases. The term purchases is used only for the purpose of goods in which the business deal. जो परचेज टर्म है उसका यूज सिर्फ उसी के लिए किया जाता है जो बिजनेस डील्स के लिए कोई गुड्स को खरीदा जाता है। इन केस ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग, अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग केस है, मतलब जहाँ पर कच्चा माल का यूज़ होता है माल को तैयार करने के लिए, वहाँ पर जो कच्चा माल है वो उसको गुड्स माना जाता है, परचेज किया जाता है। उसके बाद इसने बोला है, फॉर एग्जाम्पल इफ़ अ क्लॉथ डीलर परचेज क्लॉथ फॉर सेल। कोई है कपड़े का व्यापारी है, वो कपड़ा खरीदता है, परचेज करता है सेल करने के लिए। द क्लॉथ सो परचेज विल बी कॉल्ड गुड। जो उसने परचेज किया है वो उसके लिए माल है, जो कपड़ा है उसके लिए वो माल है। हाउएवर इफ़ द सेम क्लॉथ डीलर परचेज फर्नीचर, अब वही डीलर अगर फर्नीचर खरीदेगा फॉर सीटिंग द कस्टमर्स के बैठने के लिए, तो वो फर्नीचर है उसके गुड्स के अंदर नहीं आएगा, वो फर्नीचर का खरीद रहा है उसके असेट्स के अंदर आएगा। परचेज रिटर्न, जब हमने कोई माल खरीदा था हम उसको वापस करते हैं तो हमारा परचेज रिटर्न कहलाता है, इसे हम रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं। अभी है हमारा सेल। सेल का मतलब है जब हम किसी को कोई चीज़ दे देते हैं या फिर बेच देते हैं, उस जो हमने प्रोडक्ट उसको सेल कर दिया है, हम उसका स्वामित्व। सेल्स मीन्स ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप का भी ट्रांसफ़र हो जाता है कोई भी गुड्स या फिर सर्विसेज का, टू कस्टमर फॉर अ प्राइस, एक फिक्स रेट के अंदर। हाँ, जैसे हमने कोई व्यक्ति है उसको कोई चीज़ बेच दी है, उससे हमने वो अमाउंट ले लिया, वो सब चीज़ हमने उसको बेच दी, वो चीज़ उसकी होगी, अब उस वस्तु पर खरीदने वाले का जो स्वामित्व है, ओनरशिप है, वो हो जाती है। उसके बाद इसके अंदर ही है सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न का मतलब है हमने कोई चीज़ सेल की थी, वो चीज़ हमारे पास वापस आ गई हो, वो होती है सेल्स रिटर्न। इसको हम रिटर्न इनवर्ड भी कहते हैं। अभी है हमारा गुड्स। गुड्स का मतलब होता है माल। Goods include all those things which are purchased for resale or which are used for producing the finished products which are also meant to be sold. Goods या फिर माल उन चीज़ों को कहते हैं, उन वस्तुओं को कहते हैं जो हमने रिसेल मतलब दोबारा बेचने के लिए खरीदी हो, या फिर उस वस्तु या फिर उस माल को भी हम गुड्स ही बोलते हैं, जो हमने कच्चे माल के रूप में लिया था, फिर हम उसको फाइनल या फिर फिनिश्ड गुड बनाकर आगे बेचने के लिए ही खरीदते हैं। स्टॉक और स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक है जो द टर्म स्टॉक इंक्लूड द वैल्यू ऑफ दूज गुड्स। जो स्टॉक है उसके अंदर उस माल की वैल्यू को शामिल किया जाता है विच आर परचेज फॉर रीसेलिंग, जो हमने खरीदी तो बेचने के लिए ही थी, लेकिन वो एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर बिकने से रह गई हों। जो स्टॉक है 2 प्रकार का होता है, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक वो स्टॉक होता है जो हमारा साल की स्टार्टिंग में होता है, बिगनिंग द अकाउंटिंग पीरियड, बल्कि और जो क्लोजिंग स्टॉक है वो होता है जो हमारा लास्ट में एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड बच जाता है। इन्वेंट्री का अर्थ है
कच्चे माल को खरीद कर अपना पक्का माल या फिर फाइनल गुड है उसको तैयार कर और उसे बेचने के लिए प्रोवाइड करवाना। हमारी जो इन्वेंट्री है वो 4 प्रकार की है। इन्वेंट्री फॉर रॉ मटेरियल, हमारे इन्वेंट्री करना रॉ मटेरियल के लिए जब हम कच्चा माल खरीदते हैं। इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, इसके अंदर हम जैसे अपने माल को तैयार करने के लिए कुछ पार्ट्स को खरीदते हैं। इसके अंदर हम जो माल खरीदते हैं वो हमारा अर्धनिर्मित या फिर सेमी फिनिश्ड होता है। इन्वेंट्री फॉर फिनिश्ड गुड, फिनिश्ड गुड का मतलब है जब हम तैयार माल को खरीदते हैं और उसे बेचते हैं। उसके बाद हमारा इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक से इन ट्रेड, जब हम कोई भी गुड्स खरीदते हैं और उसको दोबारा से बेचने के लिए खरीदते हैं। अभी है हमारा ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल का मतलब है व्यापारिक प्राप्ति है। इसके अंदर वो अमाउंट है, वो अमाउंट शामिल किया जाता है जो अमाउंट हमें रिसीव होता है कोई भी माल या फिर कोई भी सेवा बेचने पर। इसके अंदर 2 को शामिल किया जाता है, डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल। डेटर्स के अंदर उनको शामिल किया जाता है जो व्यक्ति हमसे माल को खरीदते हैं और उसकी पेमेंट उसने अभी तक हमें नहीं की हो, मतलब हमसे उधार में जिसने माल खरीदा था वो हमारे डेटर्स कहलाते हैं। बिल रिसीवेबल, ए बिल ऑफ एक्सचेंज बिकम बिल रिसीवेबल फॉर द पर्सन हु ड्रू इट एंड गेट इट बैक आफ्टर इट्स एक्सपेक्टेंस फ्रॉम द ड्रू। जो बिल रिसीवेबल होता है वो हमारा हमें प्राप्त होता है, उस व्यक्ति से प्राप्त होता है जिसने उसको लिखा है। जो इस बिल रिसीवेबल एक बिल है, एक या फिर एक प्रतिज्ञा पत्र की तरह होता है जिसके ऊपर जो देने जिसने पैसे हमारे देने हैं वो लिख देता है कि जितना अमाउंट उसने देना है और कब तक देना है। एक फ्यूचर की डेट भी उस पर लिखी होती है, वो हमारा बिल रिसीवेबल होता है। अभी हमारा है ट्रेड पेबल्स। जो ट्रेड पेबल्स है ये हमारा है व्यापारिक दायित्व या फिर व्यापारिक देयताएं, मतलब जो पैसे हमने देने हैं बिजनेस में। फर्स्ट हमारे इसके अंदर 2 आते हैं, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। क्रेडिटर्स के अंदर उन व्यक्ति को शामिल किया जाता है। क्रेडिटर्स वो होते हैं हमारे जिनसे हमने उधार में माल खरीदा था, हमने उनके पैसे देने हैं। ये हमारी एक तरीके से लायबिलिटी होती है, ये हमारी बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड लिखे जाते हैं। बिल्स पेबल का मतलब है हमने किसी के पैसे देने हैं और हम जिन्हें जिससे पैसे देने हैं वो हमसे बिल्स पेबल रिसीव एक्सेप्ट करता है और हम उसके एक फिक्स्ड अकाउंटिंग टाइम टर्म के अंदर पैसे देने होते हैं इन फ्यूचर की डेट में। अभी है हमारा कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब होता है लागत, ठीक है। जब हम कोई भी माल तैयार करते हैं या फिर कोई सेवा किसी को प्रोवाइड करते हैं उस पर हमारी जो लागत आती है वो हमारी कॉस्ट कहलाती है। द रिसोर्सेज गिवन अप आर मनी और मनीज इक्विवेलेंट एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ मनी। जो ये संसाधन है जिन पर हमारा खर्चा आता है ये मनी की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है। कॉस्ट का मतलब हमने बता दिया, जैसे लागत है, हाँ जैसे हमने कोई मशीनरी खरीदी है उसके अंदर क्या क्या शामिल हो जाएगा, मनी की कॉस्ट, उसका जो किराया होगा वो भी, उसकी इंस्टॉलेशन पे जो एक्सपेंसेस होगा, ये सभी को ऐड करके ही मशीनरी की जो कॉस्ट है वो लिखी जाती है। अभी है हमारा वाउचर। जो वाउचर है वो एक तरीके का डॉक्यूमेंट होता है जो हमें मिलता है, एक तरीके से वो हमारे पास एविडेंस के रूप में होता है जो हमने जो ट्रांजैक्शंस की है उसका, या फिर हमारा एक पेमेंट के प्रूफ के तौर पर होता है। जैसे हमने कोई भी चीज़ खरीदी है उसके बदले में हमें एक बिल मिलता है, वो हमारे एक तरीके से वाउचर होता है। जैसे या फिर हम कोई जैसे स्कूल की फ़ी की पेमेंट करते हैं उसकी भी हमें एक रसीद या फिर रिसिप्ट मिलती है, वो हमारे एक तरीके से वाउचर ही होता है जो हमें प्रूफ के तौर पर मिलता है किसी भी स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन के बारे में। डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब होता है छूट। जो डिस्काउंट है वो हमें मिलती है ऑफर। Discount is either an allowance offered by the seller of goods out of the selling price of goods or a deduction for making prompt payment। जो छूट है वो हमें मिलती है जब जो सेलर है, जो वस्तु बेचने वाला है, जब कोई गुड्स या सर्विस देता है तो उसके बदले में मिलती है, या तो हमें उसके बदले में थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी के माल मिल सकता है, गुड्स मिल सकते हैं, या फिर जो उसका रेट है वो हमें थोड़ी सी कम प्राइस में मिल सकता है कोई भी प्रोडक्ट। जो डिस्काउंट 2 प्रकार के होते हैं, व्यापारिक ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। व्यापारिक मतलब जो व्यापारिक छूट है और नगद छूट है। जो ट्रेड डिस्काउंट है वो डिस्काउंट है जब कस्टमर्स ने किसी व्यक्ति से कोई माल खरीदा हो और जब जो व्यापारी है उसके जो टोटल अमाउंट का बिल है उस बिल में से ही कुछ परसेंटेज अमाउंट को कम कर देता है, वो हमारा ट्रेड डिस्काउंट होता है। और कैश डिस्काउंट होता है जब कोई भी कस्टमर है
वो पेमेंट करता है, पेमेंट के टाइम पर उसको कैश का कुछ भी या फिर उसकी जो नकदी है वो छूट मिल जाती है। जैसे कोई सेलर है, उसने पैसे उसको ऐसे बोल दिया जाता है कि अगर आप इसी वीक में पेमेंट करोगे तो आपको 2% कैश डिस्काउंट मिलेगा। तो कैश डिस्काउंट ज़्यादातर अपनी जल्दी पेमेंट प्राप्त करने के लिए भी दिया जाता है। रिबेट, रिबेट है, इसने बोला है इट इज़ अ रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ गुड्स सोल्ड अलाउड बाय द सेलर आफ्टर द गुड्स हैव बीन सोल्ड। जब रिडक्शन का मतलब है जब हमने कोई माल बेचा है उसकी जो वैल्यू है उसमें कुछ कमी पाई जाती है, तो ये जो रिबेट है वो सेलर के द्वारा दी जाती है परचेजर को। इसका एक एग्जांपल अगर हम ले तो वो है रिबेट में बी अलाउड, रिबेट है वो इसलिए दी जाती है बिकॉज ऑफ पुअर क्वालिटी ऑफ गुड्स। जब कोई हमारा पास जो सेलर है उसके पास कोई माल था, गुड्स था, वो उसकी क्वालिटी बिल्कुल पुअर थी या लो थी, तो जब जो परचेज़र है वो उस प्रोडक्ट की क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है, तो सेलर उस ही प्रोडक्ट को कम कीमत पर दे देता है, वो हमारा रिबेट कहलाता है। रिबेट और डिस्काउंट में अंतर पाया जाता है, क्योंकि जो डिस्काउंट है उसके के अंदर जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है उसके साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाता, लेकिन रिबेट है उसके अंदर जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो थोड़ी पुअर होती है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी। जीएसटी क्या होता है? जीएसटी है गुड्स और सर्विसेज टैक्स होता है, जिसके अंदर हमारे सारे प्रकार के जो इनडायरेक्ट टैक्स है, जैसे एक्साइज ड्यूटी टैक्स, सेल्स टैक्स, वैट टैक्स, सर्विस टैक्स, सारे जो टैक्स है इसके अंदर ही शामिल किए जाते हैं। इसलिए इसको जीएसटी बोला जाता है। और जो जीएसटी है वो जब हम कोई भी माल खरीदते हैं, जब हम उसको पे करते हैं, और जब हम इसको बेचते हैं, जब हम इसको कलेक्ट करते हैं। अभी है हमारा एंट्री। एंट्री का अर्थ क्या है? जब हम किसी भी ट्रांजैक्शंस को या फिर इवेंट को अपनी अकाउंट्स की बुक में रिकॉर्ड करते हैं तो इसे हम एंट्री कहते हैं। बैड डेट्स, जब हमारे बैड डेट्स का मतलब है जो हमारा कोई डेटर्स था जिसने हमारे पैसे देने थे, वो हमें ऐसा लगता है कि वो हमारे पैसे नहीं आएंगे, वो डूबने वाले हैं, तो हम उस अमाउंट को बैड डेट्स के अंदर रिकॉर्ड कर देते हैं। जो ये बैड डेट्स है बिजनेस के लिए लॉस है, हम इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंसिव साइड या फिर डेबिट साइड दिखाते हैं। अभी है हमारा इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब है दिवालिया। जब कोई पर्सन या फिर कोई फर्म हमारे जो पैसे उसने देने हैं वो देने की कंडीशन में या फिर पोजीशन में नहीं होता, तो उसको इंसॉल्वेंट घोषित कर दिया जाता है या फिर इंसॉल्वेंट कहा जाता है। अभी है स्टोर। स्टोर का मतलब है एक ऐसी जगह है जहाँ पर कोई भी फर्म अपने माल को सेफली रखती है जब तक उस माल की कंजप्शन या फिर उस माल के उपभोग का समय नहीं आता, या फिर जब तक उसकी कोई भी डिमांड नहीं होती। अभी है हमारा रिवेन्यू। रिवेन्यू का मतलब होता है आगम। जो रिवेन्यू है उसका नेचर रैकरिंग फॉर्म का होता है, जो बार बार रिपीट होती रहती है। रिवेन्यू का मतलब आगम होती है जो हमें अपनी कोई भी माल बेचने से कोई पैसा रिसीव होया हो, या कोई सर्विस प्रोवाइड करी थी कस्टमर्स को और उससे हमें कुछ चीज़ रिसीव हुई हो, वो हमारा रिवेन्यू कहलाता है। Revenue from operations, it is the revenue earned by an enterprise from its operating activities। जब किसी भी फर्म को कोई रिवेन्यू या फिर कोई आगम प्राप्त हुआ हो अपनी बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से, वो हमारा रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस होता है। इट इंक्लूड्स रिवेन्यू फ्रॉम गुड्स और सेल्स एंड रिवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ सर्विसेज। अभी है हमारा इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है निवेश करना। जब कोई व्यक्ति कहीं पर पैसे लगाता है अपनी इनकम को इंक्रीज़ करने के लिए या फिर उस इनकम पर कुछ अर्निंग प्राप्त करने के लिए, उसको इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू डेवलपमेंट ऑफ फंड्स इन द शेयर ऑफ और डिवेंचर्स। जो इन्वेस्टमेंट होती है शेयर्स और डिवेंचर्स की फॉर्म में होती है। इनका मेन मोटिव होता है कंपनी में पैसे लगाकर अर्निंग करना। अभी है हमारा सोलवेंट। सोलवेंट उस पर्सन या फिर इंटरप्राइज को कहा जाता है जो बिजनेस के पैसे देने की कंडीशन में होता है, उसे सोलवेंट कहते हैं। उसके बाद है हमारा टर्नओवर। टर्नओवर का मतलब होता है हिंदी में इकाई। एक बिजनेस की जो टोटल सेल है उसको टर्नओवर से रिप्रेजेंट किया जाता है, जो एक फिक्स टाइम पीरियड की होती है। लाइव स्टॉक का मतलब है जो हमारा बिजनेस के अंदर स्टॉक के रूप में होता है और वो लाइव होता है, मतलब सजीव या फिर जीवित फॉर्म में होता है। जैसे डोमेस्टिक एनिमल्स हो गए हमारे बैलगाड़ी या फिर घोड़े हैं, जो उसको लाइव स्टॉक कहा जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो।